चलो, तो कल हम लोगों ने इसके 3 पार्ट को पढ़े, यानी 3 दिन में हम लोगों ने इसका 3 पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। पहले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में पढ़े, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के बारे में पढ़े, वियना सम्मेलन और मेटरनिक क्या है वो पढ़े, फिर 1830 की क्रांति, इसके प्रभाव, और 1848 क्रांति। ये पूरा जो है हम लोगों ने पहले क्लास में खत्म किया। दूसरे क्लास में हम लोगों ने इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, हम दूसरे क्लास में खत्म किए। कल वाला जो क्लास था तीसरा, उसमें हम लोग जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क की उसमें क्या भूमिका थी इसको कंप्लीट किए थे। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग यूनान में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, बाकी के जो छोटे छोटे इसके इर्द गिर्द जो देश है वहां पे कैसे उसका विकास हुआ उसके बारे में, और यूरोपीय राष्ट्रवाद का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय हुआ कैसे, यानी वहां पे राष्ट्रवाद जगा कैसे। तो पहला चीज देखो, अगर यूनान की बात करें तो यूनान का इतिहास अपने आप में ही गौरव में रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी साहित्यिक प्रगति हो रहा था, विचार हो, दर्शन हो, कला हो, चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में यहाँ पे विकास किसका हो रहा था, कहां से हो रहा था, तो यूनान से हो रहा था। ठीक, यानी कि इन सारी चीजों में यूनान के लोग शामिल थे। अगर इतिहास में पीछे जाकर के देखो तो अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में हम लोग देखो जाकर के तो इतिहास के जो पिता है वो कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के है, यूनान के है। जो राजनीतिज्ञ है वो कहाँ के है, जो अरस्तु है, राजनीति के पिता कहाँ के है, उसी क्षेत्र के है। सिकंदर कहाँ से आया, वहीं से आया। ठीक, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को देखो, मैथ में भी देखो तो जो यूक्लिड है कहाँ के है, यूनान के। जो हमारा थिट्टा है, जो थिट्टा पढ़ते हैं, कौन सी भाषा का है, तो यूनानी भाषा के है। यानी कि हर क्षेत्र में यूनान का योगदान था। यूरोप में जो भी विकास हो रहा था उसमें यूनान का योगदान है। तो यहाँ पे यूनानियों की जो उपलब्धि थी अतीत में, वो प्रेरणा का काम करती है आधुनिक काल में यूनान को आजाद करवाने में। यूनान में जिस तरह से इन चीजों का विकास हुआ था, इस कारण से इसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यानी कि यूनान में जो भी विकसित हो रहा था, पूरे यूरोप में जो भी विकसित हो रहा था वो कहां से हो रहा था, जो सभ्यता लोग सीखे, यूरोपीय देश के लोग, वो कहां से सीखे, यूनान से। तो उसकी पालना इसको कहा जाता है। लेकिन समय बदलने के साथ क्या होता है कि आधुनिक काल में जो यूनान है वो किसके अधीन आ जाता है, तुर्की के। यानी यूनान पर तुर्की साम्राज्य का कब्जा हो जाता है और इसी से इसको आजाद होना है। यूनानी धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर एक होने के कारण फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी हुई थी। अगर हम लोग इटली का देखें या जर्मनी का जो पीछे हम लोग देखें कहानी, तो उसमें देख रहे थे कि ये लोग क्षेत्रों में बटे हुए थे। जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ है, इटली भी बटा हुआ है, और इनमें भाषा, सीमा क्षेत्र, धर्म, कई सारी चीजों को लेकर के इनमें असमानता थी, इनमें अलगाववाद का विचार था। और इस कारण से क्या हो रहा था कि उनमें पहले तो एकता लाना था, फिर एकता ला करके क्या करना था, एकीकरण करना था। लेकिन यूनान में एक बढ़िया बात यह हो जाता है कि यहाँ पे पहले से ही लोग धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर एक थे। इनमें राष्ट्रीयता की भावना जागने में ज्यादा यहाँ कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि पहले से ये लोग एक थे, तो इनमें अलगाववाद की भावना नहीं थी। तुर्की से स्वतंत्र होने के लिए यूनानियों ने ओडेसा में हिटेरिया फ्लाइक नामक संस्था बनाया। जब 1830-48 की क्रांति होती है तो यूनान में भी इस क्रांति का असर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो 1789 से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन बाद में चीजों में देखें तो यहाँ पे यूनान जो है वो तुर्की से स्वतंत्र होना चाहता है, और स्वतंत्र होने के लिए वो एक अपना संस्था बनाता है जिसका नाम है हिटेरिया फ्लाइक संस्था। इसकी स्थापना कहाँ की जाती है, तो ओडेसा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो यूनान है वहां से तुर्की को उखाड़ फेंकना है और स्वतंत्रता की स्थापना वहां पे करना है, स्वतंत्र बनना है। यहाँ पे यूनान के लोग तो लड़ ही रहे थे। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये था कि बाकी जो यूरोपीय देश है वो भी इसका समर्थन
कर रहे थे। जैसे कि उदाहरण में देखें तो इंग्लैंड में एक कवि हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड बैरन। इसने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और किसकी स्वतंत्रता के लिए? यूनानियों के लिए। तो बाकी के जो यूरोपीय देश थे, जब लॉर्ड बैरन की मृत्यु होती है तो बाकी के जो यूरोपीय देश थे वो भी यहाँ पे इस बात का समर्थन करते हैं कि यूनान स्वतंत्र होना चाहिए। रूस की बात करें तो रूस भी यहाँ पे इस पक्ष में था कि यूनान स्वतंत्र हो। उसके पीछे कारण यह है कि सबसे पहले रूस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा वाला है, यानी कि अपने साम्राज्य को भी बढ़ाना चाहता था। और दूसरा यह है कि यूनान में और रूस में, इन दोनों में जो है वो धार्मिक एकता है, यानी दोनों एक ही धर्म विचारधारा के हैं, एक ही धर्म को मानने वाले हैं। तो ये दो कारणों से रूस भी चाहता था। पहला कारण है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और दूसरा था धार्मिक एकता। ये दो कारणों से रूस भी इस पक्ष में था कि यूनान स्वतंत्र हो। 1821 में जब रूस का राजा, आगे देखेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले देख लेते हैं 1821 में हुआ क्या। 1821 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी नाम का एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ, यानी कि स्वतंत्रता का पहला जो विद्रोह यहाँ पे शुरू होगा यूनान को स्वतंत्र करने के लिए, वो 1821 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के द्वारा किया जाएगा। उस टाइम पे रूस का जो जार है उसका नाम है जार अलेक्जेंडर। वो भी यूनान के इस बात के पक्ष में था कि यूनान स्वतंत्र हो, लेकिन जो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर, इसके डर से, क्योंकि इसका दबाव था इस पर, अगर वो खुल के समर्थन करता तो मेटरनिक उसका विरोध करता, यानी ऑस्ट्रिया के साथ उसको युद्ध करना पड़ता। तो इस कारण से मेटरनिक के दबाव में जो जार अलेक्जेंडर है वो खुल करके सामने नहीं आ रहा था, वो खुल करके इसका समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी इस पक्ष में था कि यूनान का एकीकरण हो, यूनान स्वतंत्र हो। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम यहाँ देखें कि रूस और यूनान धार्मिक एकता से एक था, यानी कि इन दोनों में धार्मिक एकता थी रूस और यूनान में। तो पहले देख लेते हैं कि उस टाइम हो क्या रहा था। उस टाइम पे जो ईसाई धर्म है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था। एक था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा था रोमन कैथोलिक। तो पूरा ईसाई जगत कितने भागों में बटा हुआ है? दो, एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और एक है रोमन कैथोलिक। अब रूस और यूनान ये दोनों मानने वाला था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को, यानी कि ये जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है इसी को मानने वाले थे और यहीं से इन दोनों में धार्मिक एकता थी। ये अगर मान लीजिए रूस रोमन का होता और यूनान ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के तो धार्मिक एकता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि रूस भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का मान रहा है और यूनान भी इसी को मान रहा है। तो इस तरह से इनमें धार्मिक एकता थी। कहीं ना कहीं इसी कारण से रूस यहाँ पे इसका समर्थन कर रहा था। और दूसरा कारण तो हम जान ही रहे हैं, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पे ये समर्थन हो रहा है, इंग्लैंड कर ही रहा है। शुरू में जब जार अलेक्जेंडर था तो वो तो खुल के मेटरनिक का सामना नहीं कर पाया, वो खुल करके यहाँ पे यूनान के पक्ष में नहीं आया उसके दबाव कारण। लेकिन जब रूस का जार निकोलस बनता है, यानी रूस का सम्राट जब निकोलस बनता है तो वो खुल करके यूनानियों का समर्थन करता है। तुर्की यूनान के विवाद में मध्यस्थता रखने के लिए 1826 में ब्रिटेन और रूस आपस में समझौता भी करता है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रांस का राजा था चार्ल्स दसम, वो यूनानी स्वतंत्रता के पक्ष में था, उधर जार भी रूस का इसके स्वतंत्रता के पक्ष में है। तो ये देखा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये तीनों देश चाह रहा है कि यूनान स्वतंत्र हो, यानी उसके स्वतंत्रता के पक्ष में है। और ये तीनों, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, उस टाइम के सर्वशक्तिशाली देशों में से हैं और ये सभी चाह रहे हैं कि यूनान स्वतंत्र हो। और इसी बात को लेकर के 1827 में लंदन जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों देश मिल करके एक समझौता करता है कि वे तीनों देश, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश मिल करके संयुक्त रूप से यहाँ पे यूनान को स्वतंत्र करने के लिए काम करेंगे, यानी अपनी सेना और हथियार से मदद करेंगे। और इसी समझौते के तहत इन तीनों देश की जो संयुक्त सेना है, यानी कि इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना और रूस की सेना, इन तीनों की सेना वहां पे एक जगह है जिसका नाम है नाविरिनो की खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी हमारे देश में है, उसी प्रकार नाविरिनो की भी खाड़ी है। तो यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस इन तीनों की सेना एक साथ शामिल होती है
तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए और तुर्की से यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए। तुर्की के समर्थन में अगर कोई देश आता है तो मात्र एक देश है, वो है मिस्र। तो यहाँ पे लड़ाई हो जाता है, एक तरफ तुमको इंग्लैंड, फ्रांस, रूस है और दूसरी तरफ तुर्की और मिस्र है। इसमें तुर्की और मिस्र की हार होती है, वो पराजित होती है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की जीत होती है। अब जब ये जीत हुई है, युद्ध खत्म हुआ है, तो युद्ध के बाद संधि होगा। तो अब संधि होगी 1829 में, जब युद्ध खत्म हो जाता है तब एड्रियानोपोल की संधि होती है। और संधि में तुर्की को नाम मात्र की प्रभुत्ता रहती है, यानी पूर्ण रूप से यूनान अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, नाम मात्र के लिए अभी यूनान पर तुर्की का शासन है। लेकिन इस बात से जो यूनान की जनता है वो खुश नहीं थे, वो इसके विरोध में थे और उन्होंने इसका विरोध किया कि तुर्की का यूनान पे थोड़ा सा भी प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनान जो है, जो यूनान के लोग हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते थे। उधर रूस भी अपना एक उसका उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य को फैलाना है, जिसका विरोध एक तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस कर रहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के 1932 में इन सारी समस्याओं को देखते हुए 1932 में एक और संधि होता है जिसको कुस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं, और इस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कि इसके बाद किसी भी देश का प्रभुत्व यूनान पर नहीं रहता है, बल्कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। उसके बाद बवेरिया का जो शासक है जिसका नाम था ओटो, उसको यूनान का राजा घोषित किया जाता है। जो स्वतंत्र यूनान बना वहां पे ओटो को वहां का राजा घोषित करके और यूनान को पूरे तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है। ये था यूनान की घटना। अब है हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ। हंगरी पर मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, यानी इसी का अधीन, ऑस्ट्रिया के अधीन ही हंगरी था। 1848 के क्रांति के प्रभाव से यहाँ पे भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और एक और व्यक्ति है फ्रांसिस डिक, इन दोनों ने किया था। ये दोनों क्रांतिकारी नेता थे। तो इन दोनों ने मिलकर के 1848 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तब हंगरी में कोसुत और फ्रांसिस डिक ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए, व्यवस्था जो ऑस्ट्रिया के द्वारा बनाया गया था उसमें सुधार के लिए आंदोलन करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि हंगरी पर किसका आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का है। एक क्वेश्चन 2023 में बना है कि कोसुत किस देश का निवासी था, तो हंगरी के है। तो यहाँ पे कोसुत और फ्रांसिस डिक मिलकर के देश की जो भी व्यवस्था थी उसकी सुधार के लिए मांग करता है। कोसुत मुख्य रूप से लोकतांत्रिक विचार और वर्गहीन समाज का समर्थक था, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था और एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जिसमें, यानी एक ऐसा समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग न हो, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ बटे हुए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, जैसे फ्रांस की क्रांति में फ्रांस में बटा हुआ था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, उस प्रकार के चीज को ये नहीं मानता था। यह एक वर्गहीन समाज का स्थापना करना चाहता था और लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1830 में, तो लुई फिलिप का पतन हुआ था, वो गद्दी छोड़ के भाग गया था। तो उस टाइम पे हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा था। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध किया था और व्यवस्था में बदलाव करने की मांग की थी कि व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। कब? जब 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, लुई फिलिप गद्दी छोड़ के भाग गया था, उसी समय 31 मार्च 1848 ईस्वी को, यानी जब दूसरा क्रांति होगा 1848 में, तो 1848 की जब क्रांति होगी तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली थी, उसके बाद को मानने के लिए मजबूर हो गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, और लुई फिलिप के टाइम जो क्रांति हुआ है वो 1848 में ही हुआ है। वो जो क्रांति हुआ था 1830 में ये शासक बना था, 1830 में लुई फिलिप को शासक बनाया गया था और इसके वजह से क्रांति कब होता है? 1848 में। और इसी टाइम पे कोसुत भी हंगरी में ऑस्ट्रिया का जो अधिपत्य था उसका विरोध करता है। जब ये विरोध करता है तो ऑस्ट्रिया को इसके कई सारी बातों को मानना पड़ता है, जैसे कि स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की जो मांग थी कोसुत की या हंगरी की, उसको स्वीकार करना पड़ता है और इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही शामिल होते हैं। जो हंगरी में मंत्रिपरिषद की स्थापना होगी
उसमें जो लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हंगरी को होंगे, इसमें किसी और देश के जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है तो इस देश के कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना की स्थापना की गई, सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और जो इसकी प्रतिनिधि सभा थी जिसका नाम है डायट की भी बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में होगा, इस बात को भी स्वीकारा गया। तो इतना सारा काम यहाँ पे किया गया जब 1848 की क्रांति हुई थी फ्रांस में। उस समय हंगरी में भी ये बातें चल रही थी और ऑस्ट्रेलिया को इन सारे शर्तों को मानना पड़ा था। यहाँ से एक चीज हो सकता है कि हंगरी की जो संसद है उसको क्या कहते हैं, तो डायट कहते हैं, और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी घटना रही हंगरी की। अब है पोलैंड जो कि एक छोटा सा देश हुआ करता था, एक छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ पे रूस का आधिपत्य है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरोध शुरू हो गया था। 1830 की जब क्रांति हुई थी तो उसका प्रभाव पोलैंड पे भी पड़ा था। यहाँ के भी जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने भी इस आंदोलन के बाद यहाँ पे आंदोलन किए थे, लेकिन इस आंदोलन में पोलैंड की मदद न तो इंग्लैंड करता है और न ही फ्रांस करता है। तो कोई बड़ा शक्ति पोलैंड की मदद नहीं करता है और जब उसकी मदद नहीं करता है तो रूस इस आंदोलन को दबाने में सफल हो जाता है। यानी कि इस कहानी को समझे तो इसमें यह है कि पोलैंड पर रूस की आधिपत्य है, उसके अधीन पोलैंड है। और जब 1830 की क्रांति होती है फ्रांस की तो पोलैंड के लोग भी आंदोलन करते हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, व्यवस्था में सुधार करने के लिए। लेकिन ये छोटा देश था तो इसको किसी देश का समर्थन चाहिए था। उस टाइम पे शक्तिशाली देश में अगर कोई है तो एक है इंग्लैंड, एक फ्रांस। इन दोनों में से कोई भी देश यहाँ पे इसकी सहायता नहीं करता है। तीसरा शक्तिशाली देश में रूस था और रूस तो पहले से ही पोलैंड पे कब्जा ही कर चुका था, तो इसी के खिलाफ तो पोलैंड के लोग यहाँ पे आंदोलन ही कर रहे थे। तो जब कोई बड़ी शक्ति इसकी मदद नहीं करती है तो रूस आसानी से पोलैंड के विद्रोह को दबा देता है और इनका जो ये आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाता है। एक और है बोहेमिया जो कि ऑस्ट्रिया के अधीन था। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। जब हंगरी का घटनाक्रम चल रहा था, यानी जब हंगरी में सारी बातें चल रही थी, जो अभी हम पीछे देखें कि हंगरी में जब ये सारी बातें चल रही थी 1848 के क्रांति के समय, उसी समय यहाँ पे भी बोहेमिया में भी शर्तों की मांग की जा रही थी। जो भी व्यवस्था थी उसमें सुधार करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि हंगरी और बोहेमिया दोनों जगह पर ऑस्ट्रिया का ही शासन था। यानी ये दोनों बोहेमिया और जो हंगरी है वो ऑस्ट्रिया के ही अधीन था। तो ऐसे में अगर ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए कुछ करता है तो बोहेमिया भी इस चीज की मांग करेगा। वहां से ये भी सीख ले रहा था और ये भी इस चीज की मांग कर रहा था कि हमारे यहाँ भी सुधार किया जाए। वहां पे बोहेमिया में जो सबसे ज्यादा जो जाति थे उनका नाम है चेक जाति। तो ये यहाँ पे स्वायत्त शासन की मांग कर रहे थे, यानी कि खुद की शासन, एक तरह से कहें तो ये स्वतंत्र होने की बात कर रहे थे और अपना शासन व्यवस्था खुद चलाने की मांग कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था, लेकिन आंदोलन में घटना ये हो जाता है कि जो आंदोलन चल रहा था वो हिंसात्मक हो जाता है और हिंसात्मक होने के कारण ऑस्ट्रिया इस चीज का फायदा उठाता है और क्रांतिकारियों को सख्ती से दमन कर देता है, यानी इस आंदोलन को वो कुचल देता है। जब आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है तो ऑस्ट्रिया इसका फायदा उठाएगा और इसका फायदा उठाकर क्या करेगा, आंदोलन को ही दबा देगा। और इस तरह से बोहेमिया में जो क्रांति हुआ था उसका जो उपलब्धि था वो स्थायी न रह सका, यानी उन्हें जो प्राप्त करना था वो नहीं हो पाया, यानी इनका जो आंदोलन है वो एक तरह से असफल हो गया था। अब है यहाँ पे कि ये जितनी भी घटनाएं हुई यूरोप में राष्ट्रवाद में, तो इसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका विकास तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, यानी 1789 से। ऐसे इसकी स्थापना हम लोग शुरुआत के क्लास में पढ़े हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म अगर न्यू देखा जाए, इसका बीजारोपण, तो वो तो पुनर्जागरण के समय ही हो चुका था। लेकिन असल में इसकी शुरुआत कब हुई है, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है तब। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है, यहीं से इसका जन्म होता है। और उसके बाद इसका अंतिम रूप देखें तो वो था यूरोपीय राज्यों का एकीकरण। राष्ट्रवाद का उदय हुआ फ्रांस की क्रांति से और अंतिम रूप में क्या लिया, जो भी इटली जर्मनी जैसे देश थे उसका एकीकरण इसका अंतिम रूप रहा, उसी के रूप में ये सामने आया।
इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोप में कई सारे बड़े और छोटे राष्ट्रों का भी उदय हुआ। इटली, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश यहाँ पे उभर करके सामने आए। कुछ बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड जैसे छोटे छोटे भी देश उभर के सामने आते हैं। तो ये किसका प्रभाव रहा, इसका परिणाम रहा। ये जो राष्ट्रवादी भावना चल रही थी इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और वो देखने को मिला 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक। जब 19वीं शताब्दी तक आएगा, एकदम खत्म होने वाला है, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत देखें तो उस टाइम तक आते आते ये जो राष्ट्रवादी भावना है इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और इसके कारण इसका जो अंतिम रूप अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रवादी भावना इतना ज्यादा हो चुका था कि इसके कारण यहाँ पर एक युद्ध भी होगा जिसको हम लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव भी उभर के सामने आता है। प्रत्येक राष्ट्र की जनता, इसका नकारात्मक प्रभाव यही है कि यूरोपीय देश में प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय आते आते यूरोपीय देश में जो भी देश थे यूरोप महादेश में, वहां की जनता के लिए और वहां के शासक के लिए अगर प्रथम स्थान पर कोई था तो उनका राष्ट्र था। उनका राष्ट्र उनके लिए सब कुछ था। वो अपने राष्ट्र के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे और ये अति हो चुका था। और अति कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम बुरा ही होता है। तो जो इस तरह से ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होने लगे थे, इसी का परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के जो छोटे छोटे राज्य थे और वहां के जो जातीय समूह थे, छोटे छोटे जो जाति समूह थे, वो भी यहाँ पे अलग राज्य की मांग करने लगे थे। यानी उनमें भी एक भावना जगने लगी थी राष्ट्रवादी का। और ये भावना इतना ज्यादा हो गया था कि छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे समूह वाले लोग भी अलग अलग यहाँ पे राष्ट्र की मांग करने लगे थे। दूसरी तरफ ये जो सारे देश हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इटली है, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई थी कि अब ये राष्ट्रवादी भावना से बढ़ के आगे साम्राज्यवादी भावना की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले तो इनमें राष्ट्रवादी भावना थी, फिर ये अपने राष्ट्रवादी भावना में इतना डूब गए कि अब ये लोग साम्राज्यवादी भावना में आ गए, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार को सोचने लगे, यानी अपने देश के बाउंड्रीज को, अपने सीमाओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर हो गए, उसको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और यहीं से इसका नकारात्मक प्रभाव शुरू होता है। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितने की अन्य कारण थे। तो यहाँ पे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति में देखें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आता है तो लोगों को कच्चे माल के लिए कोई जगह चाहिए जहां से वो कच्चे माल की पूर्ति कर सके, और फिर तैयार माल को बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता थी। और उसी के लिए यहाँ पे साम्राज्यवाद की विचारधारा भी आती है। तो औद्योगिक क्रांति तो मुख्य कारण है ही, लेकिन जितना यहाँ पे मुख्य कारण में औद्योगिक क्रांति था उतना ही साम्राज्यवाद के फैलाव में कहीं ना कहीं उस टाइम तक यहाँ पर जो राष्ट्रवादी भावना है वो भी इसका कारण बन चुका था। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। जो भी ये देश थे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जो भी हो, इन लोगों ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, यानी जो इनको बाजार की आवश्यकता थी, जो सामान बेचने के लिए और कच्चे माल की पूर्ति के लिए जो जगह चाहिए था, उसके लिए ये एशिया के देशों को और अफ्रीकी महादेश के देशों को अपना निशाना बनाए। और यहाँ पर इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किए, यानी कि यहाँ के देशों को इन लोगों ने गुलाम बनाया। और इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। यानी कि जब एशिया और अफ्रीका के देशों को इन लोगों ने गुलाम बनाया तो वहां के संसाधनों का दोहन किया, यहाँ के लोगों का, यहाँ के संसाधनों का वो शोषण किया, और इस आधार पर औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ रही थी। वो यहाँ से कच्चा माल ले जा करके अपने देश में तैयार करके और फिर यहीं के मार्केट में बेच रहे थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। और ये सारी घटना के पीछे घटना है यहाँ फ्रांस की क्रांति और जो एकीकरण ये सब हुआ है, उसके कारण इनमें जो राष्ट्रवादी भावना ज्यादा जग गया है, इन सभी कारणों से ही ये घटनाएं घट रही है। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य जो हुआ करता था वो पूरे तरह से खत्म हो चुका था।
और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया था। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह भी हुआ कि पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य ही खत्म हो गया और वहां पे जो क्षेत्र हुआ करता था बाल्कन, वो एक युद्ध का अखाड़ा बन गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण है। और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति किसके कारण आ रहा है? एक राष्ट्रवादी भावना जो बहुत ज्यादा हो गया है और दूसरा यहाँ पे औद्योगिक क्रांति। तो ये इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब यहाँ पे ये सारी घटनाएं जो है वो तो यूरोप में हुआ। यूरोप में ये जो राष्ट्रवादी भावना जगह है, इसका परिणाम हम लोग अभी यूरोप में देखें, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ यूरोप में देखने को नहीं मिला। इसके प्रभाव विश्व के भी बाकी महादेशों में और बाकी देशों में पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जगह है, उससे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ये आंदोलन ने जागरूक बनाया, यानी पूरे विश्व के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। यूरोप में भले इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसका प्रभाव विश्व के भी अलग अलग देशों को पड़ता है, जिसके कारण अफ्रीका में खास करके देखें तो जो अफ्रीकी देश हैं और जो एशिया के देश थे, जो उपनिवेश बन चुके थे, जो गुलाम थे दूसरे के, उन सभी लोगों ने, उन सभी देशों ने विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता का उनमें भावना जगी। यानी कि इसको अगर समझे तो जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना जगा, जिस तरह से इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ, छोटे छोटे राज्य आंदोलन करके अपने आप को स्वतंत्र करवा रहे थे, उन सारी घटनाओं से सीख लेकर के जो अफ्रीका और एशिया के देश जो गुलाम बन चुके थे, उन लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना आई और उन लोगों ने भी इन विदेशियों के खिलाफ, जिन देशों के वो गुलाम बन चुके थे, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। यानी कि उनमें भी राष्ट्रवादी की भावना आई थी। तो ये लोगों में जो राष्ट्रवादी की भावना जगी थी, वो जगाने का मुख्य अगर श्रेय देखा जाए तो कहां से आ रहा है, उसका प्रभाव कहां से पड़ रहा है? तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ है वहां से। भारत में बात करें तो भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश उस टाइम तक पहुंचने लगे थे। यहाँ के भी लोग इससे प्रभावित होने लगे थे। जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक मैसूर में शासक हुआ करते थे जिनका नाम है टीपू सुल्तान। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसका उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था, टीपू सुल्तान पर। और इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबियन क्लब की स्थापना करवाई थी। अगर फ्रांस की क्रांति याद हो 9th क्लास का, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, लुई 16 को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहां पे रॉबेस्पियर के अध्यक्षता में एक जो सरकार बनी थी, तो वहां पे पहले एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, और उसी की सरकार बनी थी। रॉबेस्पियर उसमें अध्यक्षता किए थे। उसी प्रकार जब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में 1789 में जैकोबिन क्लब बनता है, तो इस बात से प्रभावित होकर के भारत में भी मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक को ही मैसूर कहा जाता था, तो यहाँ के जो शासक है टीपू सुल्तान, उसने भी भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का कैसे है हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है कि यहाँ पे जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हो रहा है तो हमारे भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना हो रहा है। स्थापना तो किया ही, साथ ही साथ इसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किया और उसका सदस्य भी बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम, जो कि उसकी राजधानी है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी, तो श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। तो ये भी काम किया, वो वृक्ष भी स्वतंत्रता के प्रतीक में लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में आकर देखें, ये तो घटना हो गया हम लोग को 18वीं शताब्दी की, लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर देखें तो यहाँ पे भी एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि बहुत ही बड़े सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में शामिल एक नेता थे। ऐसे तो कई सारे नेताओं का यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव था, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है। वो व्यक्ति है राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत बड़े एक समाज सुधारक थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि थी, उसमें इंटरेस्ट लेते थे। बताया जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 की नेपल्स क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किए थे। यानी जब 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी तो ये क्रांति सफल नहीं हो पाई थी और इस पर राजा राम मोहन राय ने अपना दुख प्रकट किया था। और जब 1823 ईस्वी में स्पेनिश की स्वतंत्रता आंदोलन को सफलता मिली थी तो इन पे वो खुशी मनाए थे और उत्सव भोज भी दिए थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रांति जो भी हो रही है वो कहाँ हो रहा है, यूरोप में।
अगर सफल हो रहा है तो भारत के व्यक्ति उत्सव भोज करवा रहा है, और अगर असफल हो रहा है तो भारत के व्यक्ति ही उसमें दुख प्रकट भी कर रहा है। यानी जो यूरोपीय देश में आंदोलन हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उसका प्रभाव देखा जाए तो हमारे देश में भी पड़ रहा था। कहीं न कहीं इन सारी घटनाओं से ही सीख लेकर के, यहां से प्रेरणा लेकर के ही 1857 में हमारे देश में भी क्रांति हुई थी। भले ही ये क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो ये 1857 की क्रांति हुई, माना जाता है कि इसकी शुरुआत में, इसकी क्रांति के योगदानों में कहीं न कहीं ये विदेशी घटनाओं का भी योगदान रहा है, क्योंकि यहीं से प्रेरणा लेकर के जो यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण जो घटनाएं घट रही थी, उन सारी घटनाओं से प्रेरणा लेकर के ही हमारे देशों में भी ये क्रांति हुई थी, भारत में भी ये क्रांति हुई थी। तो ये था हम लोग के भारत पर इसका प्रभाव। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अगर राष्ट्रवाद की भावना अगर देखें तो इसका जन्म तो यूरोप में हुआ पहली बार, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। राष्ट्रवादी भावना का शुरुआत कहां से होता है? यूरोप से, लेकिन ये फैल कहां तक गया? पूरे विश्व में फैल गया। इसके कारण कई सारे नए देश आजाद होकर के बाहर आए, स्वतंत्र होकर बाहर आए, और दुनिया का एक नया राजनीतिक मानचित्र तैयार हुआ। जब कई सारे देश स्वतंत्र हुए, अलग अपना यहाँ पे एक राष्ट्र का निर्माण किए, तो एक नया मानचित्र भी बना, कई सारे उपनिवेश भी यहाँ पे स्वतंत्र हुए। तो इस तरह से पूरे यूरोप का जो एक नक्शा है, या पूरे विश्व का है, तो जो राजनीतिक नक्शा है उसमें एक बदलाव हुआ था। तो ये था हमारा पूरा भारत, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, इटली जर्मनी के एकीकरण क्या था, और उसके बाद इसका क्या परिणाम हुआ। तो जो भी घटनाएं थी उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब है यहाँ पे आज का तुम लोगों का होमवर्क, जो भी अभी हम लोग पढ़े उससे जुड़ा हुआ कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ है? 1829 में तुर्की रूस के बीच। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। हंगरी के संसद को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट में है। मैसूर का शासक कौन है? टीपू सुल्तान है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? यूनान को कहते हैं। भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। हितेरिया फ्लैग संस्था की स्थापना ओडेसा में यूनानियों द्वारा किया गया था। लॉर्ड बैरन जो कि पेशे से कवि था, उसका निवास स्थान कहाँ है? इंग्लैंड या ब्रिटेन। और कोसुथ और फ्रांसिस डिक कहाँ का निवासी था? तो वो था हंगरी के। एक और क्वेश्चन तुम लोग को छूट गया है, क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। तो ये हो गया होमवर्क। अब इतना सब हो गया है। मंडे को जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, उन सारे चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सब का यहाँ पे एक वीडियो और बनाया जाएगा, एक और क्लास लिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आज के लिए तुम लोगों को इतना ही है।